नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है नैनीताल उत्तराखंड से। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरे में किराए के मकान पर रहने वाले राजेश और बबीता के बीच लगभग हर दिन की तरह उस रोज भी झगड़ा शुरू हो गया था। उनकी रोज रोज की तू मैं के झगड़े से मकान में रहने वाले दूसरे किराएदार तंग आ चुके थे। समय सुबह के 7:30 बजे का था। तारीख थी 7 जून। लॉकडाउन का दौर चल रहा था, किंतु अनलॉक की कुछ छूट भी मिली हुई थी। लोगों का अपने अपने काम धंधे पर आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि कमरे में राजेश अपने बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर फोन पर फेसबुक चला रहा था। शायद वो कोई वीडियो देखने में मग्न था। ये उसके रोज के रूटीन में शामिल हो चुका था। वो कभी व्हाट्सएप मैसेज कर रहा होता या फिर यूट्यूब का वीडियो देख रहा होता था। इसी को लेकर उसकी पत्नी बबीता चिढ़ती रहती थी। उस रोज भी बबीता ये देखकर भड़क गई थी। तीखे शब्दों में गुस्से से चीखती हुई बोली, कुछ काम धंधा भी करना है या सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े दांत निपोड़ते रहते हो? जब देखो तब फोन पर लगे रहते हो। कम से कम मेरे काम में तो हाथ बटा दो। बिस्तर पर पड़े पड़े राजेश बोला, कर लूंगा ना काम, चिल्ला क्यों रही है? कौन सा भूखा रखा हुआ है मैंने तुझे? राजेश की इस बात से खींचते हुए बबीता ने कहा, हाँ क्यों नहीं, याद है कि नहीं, लॉकडाउन में मेरी माँ नहीं होती तो भूखे मर जाते। तुमसे शादी करके मैंने सच में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तो नहीं करती शादी मुझसे, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी। राजेश ने बबीता की बातों का जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, जबरदस्ती याद दिलाऊं क्या? जबरदस्ती किसने की थी? अगर तुमसे शादी नहीं की होती तो जेल में सड़ रहे होते। बबीता की इस बात से राजेश का दिमाग झंझना गया। वो तुरंत बिस्तर पर उठ बैठा। गुस्से में एक और मोबाइल पटकता हुआ खड़ा हो गया। एक पल के लिए अतीत आंखों के आगे घूम गया। अचानक गुस्से में उसने बबीता का मुंह दबा दिया और नाराजगी जताते हुए बोला, तुझे कितनी बार मना किया है, आइंदा अपना मुंह खोलने से पहले सोच लिया करो। याद रखना पहले क्या किया था और मैं अब क्या कर सकता हूँ। बबीता भी राजेश की इस धमकी से कहाँ चुप रह जाने वाली थी। राजेश के हाथ से मुंह छुड़ाकर कड़ाई के साथ जवाब देते हुए बोली, तुम्हारी इस धमकी से डरने वाली नहीं हूं मैं। बड़े आए धमकी देने वाले। अगर आगे से ऐसी धमकियां दी तो तुम याद रखना कि मैं क्या कर सकती हूं। ये कहते हुए बबीता ने बाथरूम में जाकर फटाफट अपने कपड़े बदले, बेड के पास रखा अपना हैंडबैग उठाया और गुस्से में कपड़े के एक थैले में अपने 3-4 जोड़ी कपड़े भरे, पैरों में सैंडल डाली और बिना राजेश को बताए घर से निकल गई। राजेश सामने खड़ा खड़ा देखता रह गया। उसने बबीता से यह पूछने की हिम्मत भी नहीं की कि वो कहाँ जा रही है। राजेश को पता था कि बबीता अपने मायके जा रही है। वो अक्सर ऐसा ही करती थी। दोनों की शादी के बाद जब कभी उनके बीच झगड़ा होता और बबीता रूठकर या झगड़कर अपनी माँ के पास चली जाती थी तो 4-5 दिनों के बाद खुद ही वापस भी आ जाया करती थी। दरअसल 25 साल का राजेश रॉय और 29 साल की बबीता दोनों एक दूसरे को साल 2020 की शुरुआत से ही जानते थे। उस समय भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं लगा था। राजेश तब दिल्ली में जनकपुरी के नजदीक सिटी मॉल में सेल्समैन का काम करता था। नए साल के मौके पर जब बबीता अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए सिटी मॉल गई थी तो उसकी जान पहचान वहां पर काम कर रहे राजेश से हुई थी। राजेश के हाव भाव और बातचीत करने के अंदाज पर बबीता फिदा हो गई थी, जबकि वो उससे उम्र में बड़ी थी। ना जाने उसे क्या सूझी कि वो बार बार मॉल जाने लगी। राजेश ने भी महसूस किया कि बबीता उससे ही मिलने आती है। जल्द ही दोनों की जान पहचान दोस्ती में बदल गई। 2 महीने के दौरान उनके बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई। यौनावस्था की उम्र में एक समय ऐसा भी आया जब उनके प्रेम पर वासना हावी हो गई। दोनों खुद को रोक नहीं पाए और उनके बीच में शारीरिक संबंध बन गए। माँ बाप की लाडली बेटी होने के कारण बबीता कुछ अधिक ही ज्यादा अधिक ख्याल की हो गई थी।
माता पिता ने शादी ब्याह के मामले पे उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी थी। वो केवल इतना चाहते थे कि बबीता की शादी जान पहचान में ही हो तो अच्छा है। बबीता भी यही चाहती थी। मार्च 2020 के अंतिम हफ्ते में कोरोना प्रकोप के चलते लॉकडाउन लग गया था। दो प्रेमी अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। मिलने के लिए उनकी बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही थी। वे फोन पर बातें कर अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। इसी बीच बबीता ने पेट से होने की बात राजेश को बताई। राजेश ये सुनते ही नाराज हो गया। उसने बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इससे बबीता के मन को काफी ठेस पहुंची। राजेश ने लॉकडाउन के दौरान बबीता से बच्चा गिराने की बात भी कही, लेकिन वो इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा सकी। जून 2020 में लॉकडाउन में कुछ राहत मिलने पर एक दिन राजेश बबीता को घुमाने के बहाने गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गया। वहां उसने गर्भपात की, उसे दवाई खिलाई। बबीता इसके लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन उसने राजेश की जिद को मान लिया और दवा खा ली। कुछ ही दिनों में बबीता का गर्भपात हो गया। उसके बाद राजेश ने बबीता से बातचीत करना कम कर दिया। वो बबीता से अपने रिश्ते खत्म करना चाहता था। राजेश बबीता के फोन कॉल इग्नोर करने लगा था। उसके मैसेज का भी कोई जवाब नहीं देता था। बबीता भी समझने लगी थी कि राजेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। बबीता को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी। एक दिन जब बबीता की राजेश से बात हुई तो उसने सीधे शब्दों में ही पूछ लिया, राजेश, हमारे बीच में जो कुछ हुआ और मुझे जो सहना पड़ा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। तुम आखिर चाहते क्या हो? सीधे सीधे जवाब दो। बबीता का सवाल सुनकर राजेश ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो घुमा फिराकर बोला, देखो बबीता, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। ये कहते हुए राजेश ने फोन काट दिया। राजेश की बात सुनकर बबीता को धक्का लगा। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस इंसान के साथ उसने इतने गहरे संबंध बनाए वही अब उसे भूल जाने की बात कह रहा है। धोखा खाई बबीता ने गुस्से में 14 जुलाई 2020 को दिल्ली के डाबड़ी मोड़ थाने में राजेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने धारा 376 के तहत राजेश को गिरफ्तार कर 8 अगस्त 2021 को जेल भेज दिया। राजेश के जेल जाने पर उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने बबीता के घर वालों से राजेश को छुड़ाने के लिए काफी मिन्नतें की, केस वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन बबीता और उसके घर वालों ने इस मामले में किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजेश के घर वालों ने बबीता के माँ बाप से उसकी शादी राजेश से करने की गुजारिश की। इस पर वो तैयार हो गए। कुछ शर्तों के आधार पर बबीता ने 29 अक्टूबर 2020 को राजेश के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली। शादी का एक एफिडेविट भी जमा करवा दिया। इस तरह से कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर 2020 में राजेश और बबीता की शादी डाबड़ी मोड़ के नजदीक आर्य समाज मंदिर में हो गई। उसके बाद दोनों दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में रहने लगे। कहते हैं ना, प्रेम की डोर अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि उसे जोड़ लिया जाए तब भी उसमें बनने वाली गांठ संबंध की मधुरता में हमेशा खलल डालती रहती है। यही कारण था कि राजेश और बबीता शादी के बाद भी मधुर संबंध नहीं बना पाए। उनके बीच मोहब्बत की मिसाल जैसा प्रेम पनप ही नहीं पाया। छोटी छोटी खुशियां नोक झोंक में दफन होने लगी। कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। बात बात पर झगड़ने से नाराज होकर बबीता अपने मायके चली जाया करती। राजेश का काम तो लॉकडाउन में छूट ही चुका था, लेकिन अब उसे कहीं और काम भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में किराए पर रहना अब राजेश के लिए भारी पड़ने लगा था। ऊपर से घरेलू खर्चे अलग थे। राजेश की बची कुची बचत भी अब खत्म होने वाली थी। इस बारे में जब बबीता ने अपनी माँ लक्ष्मी देवी को राजेश की इस हालत के बारे में बताया, तब उन्होंने राजेश को अपने इलाके में ही किराए पर एक कमरा दिलवा दिया। उसका किराया पहले से कम था। इस राहत के बावजूद राजेश तंगी से जूझ रहा था। वो अपनी सास को झगड़े की जड़ समझता था। लक्ष्मी देवी ने कुछ समय तक अपनी बेटी की आर्थिक मदद की।
वो डाबरी मोड़ के पास महिंद्रा पार्क में रहती थी। बबीता वहीं अपनी माँ के घर चली जाती थी। राजेश इस बात से और ज्यादा परेशान होने लगा था कि बबीता बात बात पर झगड़ा करके अपनी माँ के घर चली जाती है। राजेश इस झगड़े की असली जड़ लक्ष्मी देवी को मानता था। झगड़ा होने पर उसे सबक सिखाने को लेकर धमकाता रहता था। कई बार कह भी चुका था कि वो जेल से बाहर अपने अपमान का बदला लेने के लिए आया है। इस बारे में बबीता अपनी माँ को भी बताती थी। बबीता के पिता डालीराम का निधन हो चुका था। बबीता ही लक्ष्मी देवी के जीने की सहारा थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। राजेश कुछ समय तक महिंद्रा पार्क में रहा, लेकिन 3-4 महीने बाद दोनों फिर से गोविंदपुरी शिफ्ट हो गए। 7 जून 2021 को भी झगड़े के बाद बबीता अपने मायके चली गई। बार बार की इस समस्या से राजेश काफी परेशान हो गया था। 3-4 दिन तक बबीता की हरकतों से छुटकारा पाने के बारे में वो सोचता रहा। उसने 11 जून की सुबह 10 बजे बबीता को फोन करके कहा, बबीता, गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, गांव चलना है। बबीता ने इसकी जानकारी अपनी माँ को दी। लक्ष्मी देवी भी उनके बीच झगड़ों से काफी परेशान हो गई थी। वो भी सोच में पड़ गई कि क्या करे और क्या नहीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके बीच झगड़ा कैसे खत्म हो पाएगा। सिर पर हाथ रखकर वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी देवी ने बबीता के हाथ से फोन लेकर राजेश को मिलाया और बोली, सुनो राजेश, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बार बार मायके आ जाती है। तुझे जरा भी शर्म है या नहीं? मेरी बेटी को ले जाना है तो थाने आ, यहाँ आकर ले जा। राजेश गुस्से का घूंट पीकर रह गया। चुपचाप गोविंदपुरी से डाबड़ी मोड़ थाने पहुंचा। थाने में उसने बताया कि बबीता उसकी पत्नी है। वो उसे अपने साथ गांव ले जाना चाहता है, जहां उसकी मां बीमार है। बबीता ने राजेश द्वारा धमकियां देने की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने राजेश का पक्ष मजबूत पाया और उसे बबीता को साथ ले जाने को कह दिया। वहीं से राजेश बबीता को लेकर ऑटो से दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा चला गया। राजेश का गांव उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के छोटे से कस्बे तिलियापुर में था। अगले दिन 12 जून को दोपहर करीब 2 बजे लक्ष्मी देवी ने बबीता को हालचाल जानने के लिए फोन किया, लेकिन बबीता का फोन बंद था। उन्होंने सोचा कि शायद रास्ते में होंगे और फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। उस दिन तो जैसे तैसे लक्ष्मी देवी ने अपना मन मना लिया। उसके अगले दिन भी जब बबीता का फोन बंद पाया, तब उसे अपनी बेटी को लेकर तरह तरह की शंकाएं होने लगी। इसी तरह से 14 और 15 जून को भी बबीता का फोन बंद मिला। तब लक्ष्मी देवी की बेचैनी और बढ़ गई। 16 जून 2021 को लक्ष्मी देवी ने डाबड़ी मोड़ थाने के थाना प्रभारी सुरेंद्र संधू को बबीता के लापता होने की जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज करने का आग्रह किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने राजेश को फोन मिलाया और बबीता के बारे में पूछा। राजेश ने बबीता के साथ होने से इनकार कर दिया। राजेश ने पुलिस को बताया कि उसे नहीं पता बबीता कहाँ है। 11 जून को थाने से निकलने के बाद बबीता अपनी मां के साथ ही घर चली गई थी। ये सुनकर लक्ष्मी देवी दंग रह गई। पुलिस 2 तरह के बयान से हैरत में पड़ गई। एक तरफ बबीता की मां लक्ष्मी देवी का अपने दामाद राजेश पर आरोप था कि बबीता 11 जून को उसी के साथ उत्तराखंड के लिए निकली थी। दूसरी तरफ राजेश अपनी सास लक्ष्मी देवी पर आरोप लगा रहा था कि बबीता अपनी मां के साथ महिंद्रा पार्क अपने घर गई थी। दोनों में से कौन सही है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई। बबीता की चिंता में मां लक्ष्मी देवी की रातों की नींद हराम होने लगी। उन्होंने एक वकील की मदद से जिला कोर्ट द्वारका में राजेश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 97 का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को किडनैप कर बंदी बना लेने की अपील दर्ज कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वारका कोर्ट ने पुलिस को जांच जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने डाबड़ी मोड़ के थाना प्रभारी सुरेंद्र संधू को इस केस में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने 8 जुलाई 2021 को एसआई नरेंद्र सिंह के हाथों इस केस की जिम्मेदारी सौंपी। नरेंद्र ने सीडीआर और टेक्निकल टीम की मदद से 11 जून से राजेश और बबीता के फोन की आखिरी लोकेशन का पता लगाया। उन्हें पता लगा कि राजेश के फोन की आखिरी लोकेशन 11 जून को दिल्ली में थी। अगले दिन उसकी लोकेशन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मिली थी, जबकि बबीता के फोन की लोकेशन लगातार बदल रही थी।
जो पहले दिल्ली, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और अंत में उत्तराखंड के नैनीताल की मिली। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजेश को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसने पूछताछ के दौरान पहले तो एसआई नरेंद्र सिंह और पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की। उसने बताया कि 11 जून को बबीता अपनी मां के साथ महिंद्रा पार्क अपने घर चली गई थी, किंतु जब उसे ये बताया गया कि बबीता के फोन की अंतिम लोकेशन नैनीताल में थी, तब ये सुनकर वो हकला और सकपका गया। फिर क्या था, उससे सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। गहन पूछताछ के सवालों के सामने राजेश टिक नहीं पाया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने नैनीताल ले जाकर बबीता की हत्या कर दी है और उसके शव को खाई में फेंक दिया था। उसने सिलसिलेवार ढंग से हत्याकांड से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक की बात इस प्रकार से बताई। 11 जून की शाम के करीब 6 बजे जब बस अड्डे से बस उत्तराखंड के लिए रवाना हो रही थी, तब उसने प्लान के मुताबिक अपना फोन बंद कर लिया था। बस दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए अगले दिन 12 जून की सुबह करीब 9 बजे उत्तराखंड के नैनीताल पहुंची। राजेश और बबीता दोनों नैनीताल बस अड्डे पर उतरे, वहां थोड़ा आराम किया और पैदल ही आगे की ओर निकल गए। नैनीताल से करीब 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रास्ते में पड़ने वाले हनुमान मंदिर पर दोनों ने चाय पी और थोड़ा आराम किया, फिर आगे की ओर निकल पड़े। नैनीताल हल्द्वानी रोड पर स्थित हनुमान मंदिर पर आराम करने के बाद करीब 40-50 मीटर उसी रास्ते पर आगे चलते रहे। फिर राजेश बल्दिया खान गांव के पास रिया गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर सुस्ताने के बहाने से रुका। वो जगह काफी सुनसान थी। उसके साथ बबीता भी रुक गई। दोनों रास्ते के किनारे बनी पुलिया नंबर 162 पर 10-15 मिनट तक बैठे रहे। उस पुलिया के नीचे 7-8 फीट गहरा एक गड्ढा था। वो जगह दूर से नहीं दिखती थी। बातों बातों में राजेश उस गहरे गड्ढे में उतर गया। उसने बबीता का हाथ पकड़कर उसे नीचे आने का इशारा किया। जब बबीता ने पूछा कि यहाँ क्यों, तब उसने नए अंदाज में प्यार का इजहार करने की बात कही। बबीता राजेश की बातों में आ गई और वो गड्ढे में उतर गई। जैसे ही बबीता गड्ढे में उतरी, राजेश ने पहले उसे गले लगाया। एक पल के लिए बबीता शांत हो गई। राजेश ने समय बर्बाद ना करते हुए अचानक से बबीता का गला दबोच लिया। बबीता ने गला छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राजेश की पकड़ मजबूत थी। कुछ ही पलों में बबीता की सांसें उखड़ने लगी। कुछ मिनटों में जब बबीता का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया, तो निर्जीव हो चुके शरीर को राजेश ने वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद राजेश गड्ढे से बाहर आकर अपने गांव जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। थोड़ा चलने के बाद पीछे से आ रही गाड़ी पर सवार हो गया। अपने गांव पहुंचने से पहले आनंद नगर के पास शक्ति फार्म के धान के खेतों में बबीता का फोन फेंक दिया। 12 जून की दोपहर करीब 2 बजे के आसपास वो अपने गांव पहुंच गया। राजेश के ये सब कबूलने के बाद बबीता का शव तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 दिनों का सर्च ऑपरेशन चलाया। शव ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड की स्थानीय तल्लीताल पुलिस का सहयोग लिया। पुलिस की सर्च टीम ने 26 जुलाई को बबीता का शव पुलिया नंबर 162 से ढूंढ निकाला। 27 जुलाई को एसआई नरेंद्र सिंह ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।